रातों का अंधेरा भी सुनहरे उजाले में तब्दील होगा। तू मेहनत तो कर, काबिलियत से चारों तरफ तेरा ही शोर होगा। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। जून एज वेल एज जुलाई के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कशन में ले रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल मत भूलिए, हमारा डिस्काउंट कोड यूज कर आपको मिल सकता है बेनिफिट। आपको सिंपली डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यूज करना है और आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स फॉर टुडे। हम सबसे पहले डिस्कशन में लेंगे स्ट्रेट ऑफ मैंगलन, देन एक्वापॉनिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड IPCC's रिपोर्ट, Mars scheme, India's first and longest sea ropeway, microplastics in slow, Kondapalli toys। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मैंगलन। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेट ऑफ मैंगलन है कहाँ। ये आपको दिख जाएगा साउथ अमेरिका का मैप, ठीक है। यहाँ पर है चिली, सदर्न साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्ट्रेट ऑफ मैंगलन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में ले लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैंगलन is located near southern Chile along the southern edges of South American continent and link the Atlantic and Pacific Ocean। ये Atlantic and Pacific Ocean को link करता है। It basically separates the mainland South America to north and Tierra del Fuego। ये देखिए आप, Tierra del Fuego, ठीक है। और जो mainland साउथ अमेरिका है उसको ये एक तरह से सेपरेशन प्रोवाइड करता है। It is named after the Portuguese adventurer Ferdinand Magellan, the first explorer to circumnavigate the globe। Okay, तो इनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर ये based है। Sheltered by mainland South America and the island of Tierra del Fuego archipelago। Okay, this route was considered much safer than Drake Passage। जो ड्रेक पैसेज है बिटवीन एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका, उससे ज्यादा ये सेफ माना जाता है, ठीक है, ट्रैवल प्रोसेसेस के बेसिस पर। एंड एक चीज तो इंपॉर्टेंट है ही कि ये एंटार्क्टिक एंड पैसिफिक ओशन को लिंक करता है, बट जब से पैनामा चैनल बन गया है, जब से इसका यूजेज बहुत ज्यादा कम हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्वापॉनिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्वापॉनिक्स कैसे वर्क करता है। हम धीरे धीरे समझेंगे कि व्हाट इज एक्वापॉनिक्स। सबसे पहले समझिए कि एक्वापॉनिक्स दो वर्ड से बना है। पहला है एक्वाकल्चर, दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है एक सॉइललेस ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सॉइल के अलावा हम प्लांट्स को कैसे उगा सकते हैं, ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड है जहाँ पे सॉइल इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। हम वाटर में ही न्यूट्रिएंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, एंड विदाउट सॉइल जो प्लांट है वो ग्रो करने लग जाता है। एंड एक्वाकल्चर तो आप लोगों को पता ही है, रेजिंग फिश, उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही एक एफिशिएंट एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो प्लांट्स हैं उनको एक तरह से सॉइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉइल लेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। एंड एज वेल एज जो फिशेज हैं उनका भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो वाटर होता है कंटेनिंग अमोनिया या जो फिशेज का एक्सक्रीशन होता है, उसका जो वाटर होता है वो प्लांट्स के पास प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको ऊपर पंप कर दिया जाता है प्लांट के जो बेड है उस पर, एंड देन जो प्लांट है वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को रेडिली अवेलेबल हो जाता है उनका नाइट्रोजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वेयर जो पानी होता है प्लांट्स के पास, वो पानी फिल्टर होकर जो फिश टैंक है उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर फिश टैंक में पानी जा रहा है, फिल्टर्ड वे में जा रहा है, तो फिशेज उसमें रह सकती हैं। तो एक तरह से एक म्यूचुअली बेनिफिट कंडीशन में ये दोनों रह रहे हैं, जहाँ पे प्लांट्स भी आराम से ग्रो कर पा रहे हैं, उनकी जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है, वेयर जो फिशेज हैं उनको भी अच्छे से वाटर प्रोवाइड हो रहा है। दिस इज हाउ एक्वापॉनिक्स वर्क, ओके। एंड इसके बेनिफिट क्या है कि इट हैव वेरी हायर यील्ड, 20 to 25% मोर एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। एंड जो नॉन एरेबल लैंड है सच एज डेजर्ट, डिग्रेडेड सॉइल, सॉल्टी, सैंडी आइलैंड, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो सॉइल है वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो प्लांट्स को उगा सके। तो एक ऐसा तरीका जो कि जहां पर हमें कोई सॉइल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो वहां पर बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। इट क्रिएट्स लिटिल वेस्ट, ज्यादा वेस्टेज इतनी क्रिएट नहीं होती। डेली टास्क हार्वेस्टिंग एंड प्लांटिंग आर कट डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, देयर बाय सेविंग लेबर एंड टाइम। ठीक है, तो ये लेबर एज वेल एज टाइम दोनों को ही बहुत ज्यादा बचाता है। बोथ फिश एंड प्लांट्स कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन एंड इनकम जनरेशन। इससे इनकम जनरेशन भी हो सकता है अगर हम इसको बहुत माइंडेड वे में यूज करें। ये तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं अबाउट वीकनेसेस। पहले तो इनका जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज प्रिटी एक्सपेंसिव, बट जैसे जैसे आगे वर्क करने लग जाएगा उसके बाद इतनी ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। नॉलेज ऑफ फिश, बैक्टीरिया एंड प्लांट प्रोडक्शन इज नीडेड। आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए कि फिशेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बैक्टीरिया वर्क करते हैं, प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑप्टिमल टेम्परेचर की जरूरत रहती है, 17 to 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिस्टेक और एक्सीडेंट कैन कॉज कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो रेपरकेशंस हैं वो देखने पड़ सकते हैं। इतनी कॉस्ट लगाई है आपने पूरे सिस्टम में, वो सारा खराब भी हो सकता है। डेली मैनेजमेंट इज मैंडेटरी। डेली आपको एक मैनेज वे में देखना होगा कि हर चीज अच्छे से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। आपको ऊपर वाली लेयर जो कि प्लांट्स की है उनको भी अच्छे से देखना होगा, एज वेल एज जो फिशेस की लेयर है उसको भी अच्छे से देखना होगा। इट रिक्वायर्स रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, फिश स्पीड, प्लांट सीड। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इफ यूज्ड अलोन, एक्वापॉनिक्स विल नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट डाइट। जो फिशेस हैं उनको कंप्लीट डाइट नहीं मिल पा रही है, आपको एक्स्ट्रा भी इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, उनको खाना देना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर मेन काम बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल का है, क्योंकि जो फिश का जो एक्सक्रीशन होता है उससे नाइट्रोजन ही प्रोवाइड होता है प्लांट्स में। हम देख लेते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन वन ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो कि क्रिटिकल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक नेसेसरी कंपोनेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोटीन, डीएनए एंड क्लोरोफिल, इन सब के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑल्दो नाइट्रोजन इज अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है, इट इज इन अबंडेंट फॉर्म, पर वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, और हर प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ही उसको यूज किया जाए, उसको कन्वर्ट करना होता है। ओनली व्हेन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया, जब वो अमोनिया NH3 में फॉर्म हो जाता है, जब भी उसको एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट प्लांट कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस आर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ, या आप देख सकते हैं प्रोसेसेस। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पर नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय वेरियस बैक्टीरिया जैसे राइजोबैक्टीरियम, अजोटोबैक्टर, देन क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये सब कुछ हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। देन सेकंड है निट्रिफिकेशन। निट्रिफिकेशन में अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड देन फर्दर इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। एंड फिर है डीनिट्रिफिकेशन, ठीक है, जहां पर नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है अगेन टू द नाइट्रोजन गैस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन, ठीक है, दैट इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एंड दिस हैपेंस थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। IPCC ने एक रिपोर्ट निकाली। ठीक है, इस रिपोर्ट में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज का क्या क्या असर देखने को मिलता है हमें अर्थ पर। ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसने निकाली ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, जिसने रिवील किया रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड यूज पैटर्न, कि जो हम लैंड को कैसे यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट IPCC has focused its attention solely on land sector। ठीक है, solely इन्होंने land को consider किया है इसमें। The report focuses on contribution of land related activities to global warming, that is how the different uses of land like agriculture, industry, forestry, cattle rearing, urbanization, ठीक है, ये सब चीजें कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के थ्रू इफेक्ट हो रही हैं ग्लोबल
जो वार्मिंग हो रही है उसके थ्रू इफेक्ट हो रही है। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन अगर हम देखें तो दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, इन सब में एक चेंज देखने को मिल रहा है हमें ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस भी हमारे देश में ये देखने को मिल रहा है, जो कि मॉनसून है वो कभी डिले हो जाता है या वो पहले आ जाता है। होती है बारिश तो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और कभी कभार होती ही नहीं है, कभी कभार डिले हो जाती है। तो ये सब एक जो फिनोमिनाज हैं वो देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि जो एक्सट्रीम हीट इवेंट है उनकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है, जो कि मेन क्राइटेरिया है, जो कि मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, वो भी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर रिलीज हो रहा है। ओके, इन रीजन्स वेयर प्लांट्स डिक्लाइन, लैंड डिग्रेडेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर एज वेजिटेशन प्रोवाइड अ वाइटल सेफगार्ड अगेंस्ट इरोजन। जो वेजिटेशन होती है उनके थ्रू क्या होता है, जो सॉइल रहती है वो एक ग्रिप में रहती है। ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं देखने को मिलता, बट क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, प्लांट्स डाई हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेजिटेशन इतनी नहीं है और जो सॉइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है रूट्स के थ्रू वो नहीं मिल पा रही है। ओके, इंक्रीज्ड एरिडिटी, जो एरिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एरिडिटी का मतलब ड्राइनेस। ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशन जो देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एस्केप कर जा रहा है। ठीक है, रेनफॉल एंड फ्लडिंग, जैसे कि हमने बात करी कि कभी होती है तो बारिश होती ही नहीं है और होने लग जाए तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभार वो फ्लड लाइक कंडीशन भी फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का इतना ज्यादा असर हो रहा है। रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि जो साइक्लोन्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी पड़ा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड होगा उतना ज़्यादा साइक्लोन लाइन कंडीशन फॉर्म हो जा रहे हैं और इसलिए ज़्यादा हमें साइक्लोन हमें देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, आईपीसीसी रिपोर्ट ने डिफाइन किया लैंड डिग्रेडेशन को एज अ नेगेटिव ट्रेंड इन लैंड कंडीशन कॉज्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी जो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू ये देखने को मिल रहा है कि जो लैंड है वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। ओके, लॉन्ग टर्म रिडक्शन और लॉस देखने को मिल रहा है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी कम हो गई है। एंड एक और चीज़ है जो कि हम जो साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, फूड चेन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं फूड चेन भी हमें डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली जो प्रॉपर इन्वायरमेंट है उसकी फंक्शनिंग है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो हो ही रही है। However, report states that some aspect of climate change can improve the condition of the land like CO2 fertilization। ठीक है, कुछ ये कह रहे हैं कि CO2 fertilization बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। हाई लेवल ऑफ CO2 क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड हो रही है तो शायद वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हेल्प करे। बट मेन रीजन तो हमें पता है कि इतना ज्यादा वो बेनिफिट नहीं कर रही जितना ज्यादा वो परेशान कर रही है प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नाउ हाउ डज द लैंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज? ओके, क्लाइमेट चेंज में कैसे लैंड कंट्रीब्यूट करता है? लैंड या सॉइल की अगर हम बात करें वो दोनों ही सोर्स एज वेल एज सिंक है ऑफ कार्बन। लार्ज स्केल लैंड यूज चेंजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन, जो हम पेड़ काट रहे हैं या इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो एरिगेटिव लैंड है उसमें भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फॉर्म हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें एक चेंज नजर आ रहा है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में। ठीक है, एंड कार्बन सोर्स आप देख सकते हो कि लैंड बेस्ड एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब एज अ कार्बन सोर्स हैं। ठीक है, एंड कार्बन सिंक सॉइल, ट्रीज, वेजिटेशन, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट्स, डेजर्ट्स का फॉर्म होना। आईपीसीसी लैंड रिपोर्ट ने बताया कि डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि सॉइल हो गई है एरिड, सेमी एरिड, ड्राई। ठीक है, ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। जो जगह पहले कल्टीवेबल थी वो अभी एरिड हो गई हैं। ठीक है, वहाँ पे इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है सॉइल की कि वहाँ पर हम कुछ ग्रो कर सकें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज तो हमेशा सॉइल को परेशान करती ही है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्रिवन लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या हमें देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो पॉवर्टी। रिपोर्ट ने बताया कि एक रिस्क मल्टीप्लायर, एक इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें पॉवर्टी में।
हमारा देश जहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, वहाँ पे लैंड डेग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों की जो जॉब है, जो उनका जो वर्क है वो खतरे में पड़ जाएगा और उसकी वजह से वो फाइनली क्या करेंगे, वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। किसके लिए? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या अपने लाइवलीहुड की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएंगे। फूड सिक्योरिटी पर तो असर होगा ही, अगर सॉइल ही नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ही रेज हो गया है, प्रेसिपिटेशन ही नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो गया और हर जगह हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी पर असर होगा, इतनी ज्यादा खाना प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, हमारी जो कैपेबिलिटी है कि हम फ्रूट्स को उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। तो इन सबका एक एक लिंक्ड एक हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी एक तरह से डिग्रेड होती हुई नजर आएगी। इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल कैन लोअर द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप, ठीक है, जो CO2 लेवल है क्योंकि बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज वुड इफेक्ट द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो लाइफ स्टॉक है उन पर भी बहुत ज्यादा असर होगा क्लाइमेट चेंज का। तो बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ये हमारी वजह से हो रहा है पर हमें कोई इसका फायदा नहीं हो रहा है, हमें इसका नुकसान ही देखने को मिलेगा इन अपकमिंग फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। माँ एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहां पर दे टॉक अबाउट प्रमोटिंग द ब्रेस्ट फीडिंग कल्चर and provision of counseling services for supporting breastfeeding through health system, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम माँ इसलिए रखा गया है जिससे हम सिग्निफाई कर सकें सपोर्ट टू द लैक्टेटिंग मदर्स, क्योंकि हमारे देश में एक डिक्लाइन देखने को मिला मदर्स का विद रिस्पेक्ट टू द लैक्टेशन, ठीक है, मदर्स इतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही थी, दे वर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है फॉर द बेबीज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर ऑफ द बर्थ, देन ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक फॉर एन इन्फेंट फॉर द फर्स्ट 6 months, जो 6 महीने होते हैं पहले के, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जो मदर का मिल्क है वो प्रोवाइड हो, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। आफ्टर 6 months इंट्रोड्यूस सेमी सॉलिड सॉफ्ट फूड अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग अप टू दी 2 years, कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड फॉर एटलीस्ट 2 years, ठीक है, ऐसे कुछ एक सजेशंस हैं जो कि मदर को प्रोवाइड करे जाते हैं। दी फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम, थोड़े से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए with respect to breastfeeding, ठीक है, and we are trying to target the pregnant and lactating mother, family member and society in order to promote the optimal breastfeeding practices, कि mothers जो हैं वो hesitate नहीं करें और दूसरे कोई भी external source पर dependent नहीं हो, because breastfeeding is something that every mother should do for their baby, क्योंकि उनके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। Breastfeeding to be positioned as an important intervention for child survival and development, child के survival as well as development के लिए बहुत ज़्यादा important है। Reinforce lactation support services at public health facilities, जो public health facilities हैं वहाँ पर भी आपको एक अच्छा एक support system provide हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important है। वत्सल्य मातृ अमृत कोश एक नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक है एंड लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर है, कहाँ पर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, ओके, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, ऑस्लो यूनिवर्सिटी एंड नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव, जिससे जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा रेस हो सके। Let's move on to the next topic, that is India's first and longest sea ropeway, okay, इंडिया का फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सी रोपवे प्रोजेक्ट आने वाला है, दैट विल कनेक्ट मुंबई एंड एलिफेंटा केव्स। बट अभी जनवरी 2020 में हमें देखने को मिला कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दे हैव रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर लैंडिंग ऑन द आइलैंड, ठीक है, उन्होंने परमिशन ग्रांट नहीं करी है कि ऐसा कुछ रोपवे प्रोवाइड किया जाए। तो अभी इसी के बारे में बात चल रही है, पर हमें पता होना चाहिए कि अगर बन जाएगा तो इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे हमें मुंबई एंड एलिफेंटा केव्स के बीच में देखने को मिलेगा। 8 किलोमीटर रोपवे होगा ये, दैट विल बिगिन फ्रॉम सेवरी इन मुंबईज ईस्ट कोस्ट एंड एंड एट रायगढ़
डिस्ट्रिक्ट एलिफेंटा आइलैंड। ओके, नीड क्या है कि बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुंबई में आना, फिर उसके बाद एलिफेंटा केव्स तक पहुंचना। तो यहाँ पर क्या होगा, इजीली आपको एक रूट प्रोवाइड हो जाएगा। द 14-minute राइड by 30-seater cable cars will give a major boost to tourism. Okay, it is rupees 700 crore PPP, एक public private partnership project है which will be executed by Mumbai Port Trust under Ministry of Shipping. तो अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नोट दे दिया है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने तो नोट दे ही दिया है, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं मना कर रहा है ड्यू टू सेफ्टी पर्पसेस। ना थोड़ा सा आप एलिफेंटा केव्स के बारे में देखिए। एलिफेंटा केव्स located on Elephanta Island in Arabian Sea of Mumbai was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1987. 1987 में इसको World Heritage Site declare कर दिया था। ये जो caves हैं, they are rock cut caves and were constructed around the mid 5th and 6th century AD. Okay, they are collection of cave temples primarily dedicated to Lord Shiva. ठीक है, Lord Shiva पर primarily dedicated हैं, but आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दे आर लोकली नोन एज द घारापुरी केव्स। घारापुरी केव्स लोग बोलते हैं इनको, and they were constructed during mid 5th and 6th century AD. The 7 caves constitute one of the most striking collection of rock art. ठीक है, आपको rock art यहाँ पर मिल जाएगी। The main cave is universally famous for its carving to the glory of Shiva. ठीक है, शिवा रिलेटेड आपको यहाँ पे caves मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट आपको यहाँ पे caves मिल जाएंगे। Let's move on to the next topic, that is microplastics in snow. The study conducted by scientists at Germany Alfred Wegener Institute and Switzerland's Institute for Snow and Avalanche Research has found that microplastic particles can be transported tremendous distances through the atmosphere. जो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस के लिए भी थ्रू दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक देख लेते हैं हम। एवरी ईयर सेवरल मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक लिटर कोर्स थ्रू रिवर एंड आउट ऑफ द ओशंस। ठीक है, रिवर एंड ओशंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं थ्रू द मोशन ऑफ वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन। ठीक है, इतनी सब चीज़ें ये सहकर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। द स्मॉलर फ्रैगमेंट लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग आर टर्म्ड एज माइक्रोप्लास्टिक। ये जो बहुत छोटे होते हैं लेस देन 5 मिलीमीटर्स, इनको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक हमें स्नो में भी देखने को मिल सकते हैं। द विंड एंड थर्मल करंट कैरी माइक्रोप्लास्टिक इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सी एंड लैंड। जो विंड्स होती हैं या थर्मल करंट होते हैं उनके थ्रू सी एज वेल एज लैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड इट इज ट्रैप्ड बाय क्लाउड्स एंड फॉलिंग स्नो। ओके, तो एक तरह से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं इतनी छोटी होती हैं, ये ट्रैप हो जा रही हैं और आपको स्नो तक में देखने को मिल सकती हैं। आर्कटिक एज वेल एज एल्प के एरिया में हमें ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है इन फ्यूचर। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। यह आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर टॉयज, कितने सुंदर टॉयज बने हुए हैं। तो इनको हम कहते हैं कोंडापल्ली टॉयज। ओके, कोंडापल्ली टॉयज कल्चरल आइकन है आंध्र प्रदेश के। आर वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा बिक्री भी इन्हीं की होती है बाहर के देशों में, ऑनलाइन या होलसेल के थ्रू या रिटेल के थ्रू। ओके, द तेल्लापोनिकी वुड गिव्स द टॉयज अ यूनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक तेल्लापोनिकी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। नो अदर वुड कैन बी रिप्लेस टू मेक दीज टॉयज। ठीक है, ये इनकी खास बात है, तेल्लापोनिकी वुड। ये चीज आप याद रखना, कोंडापल्ली टॉयज इज इक्वल टू तेल्लापोनिकी वुड्स। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये ही जो वुड है वो यूज होती है और इसी वुड के थ्रू हम इजीली जिस भी मर्जी शेप में चाहे इनको फॉर्म कर सकते हैं। इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि कोंडापल्ली टॉयज होते क्या है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुप्रा स्कीम। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर हमने लगाई है ये इसलिए लगाई है कि आप समझ सकें कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को कितनी ज़्यादा खुशी देती है। हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे काम और भी ज़्यादा आसान हो और भी ज़्यादा हमें नई नई डिस्कवरीज के बारे में पता चले। ओके, तो ये जो स्कीम है ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दैट इज सर
हैज प्रपोज्ड अ न्यू स्कीम साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट सुपरा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फंड करेंगे जितनी भी जो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू होते हैं, ठीक है, और जितनी भी जो साइंटिफिक जो हमें नई नई डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं, रिसर्चेस देखने को मिलती हैं जो कि ग्लोबल इम्पैक्ट ला सके, ठीक है, उनको हम फंड करेंगे इस स्कीम के थ्रू। द स्कीम विल फंड डिसरप्टिव आइडियाज, ठीक है, जो भी न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू साइंटिफिक कंसेप्ट्स होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनको फंड करने की बात करी जा रही है। द फोकस इज नॉट ऑन इंक्रीमेंटल और शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस की बात नहीं है। इसका मेन मोटिव ये है कि न्यू साइंस को हम लेकर आए। The scheme is designed to attract high quality research proposals, जितने भी जो research proposals होते हैं, hypothesis होती हैं, उनको एक तरह से एक पंख लगाने की बात करी जा रही है, और challenge existing ones and provide out of the box solutions, ठीक है, तो out of the box solutions लाने की बात करी जा रही है through this particular scheme. So this was all for this lecture. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप हमारे साथ इतनी नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहिए। आपको ये जो नए टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन में। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपके लाइक्स को देखकर हमें मिलती है खुशी। हमको लगता है कि हमने अच्छा लेक्चर बनाया है या आपको बेनिफिट कर रहा है। यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पे आपको अपने सजेशंस लिखने हैं। आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सजेशंस लिखने के लिए, या कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं इन जो टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं इनके बारे में, आप उसको शेयर कर सकते हैं विद द अदर पीपल। एंड यू हैव द सब्सक्राइब बटन। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाए बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा ऑनलाइन कंटेंट मिल जाए, तो हमारा चैनल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।